कि आप कहीं होटल बना रहे हैं, सच में आप होटल बना रहे हैं कहीं, आप जो है वो पंचायत चुनाव के इलेक्शन से बच रहे हैं, इससे भाग रहे हैं। हम पंचायत चुनावों से नहीं भाग रहे। पंचायत चुनाव होने, पंचायत चुनाव कोई पार्टियां नहीं लड़ती है। दूसरा ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को ऑल्टो में फिट कर देंगे। 2027 में दिसंबर में 52 सीटर वोल्वो बस में बैठकर आएंगे। मिशन रिपीट तो हो चुका है। वीरभद्र सिंह जी ने भी मुझे कुर्सी एक बार ऑफर की थी, मैंने वो भी नहीं ली। बच्चों से जब आपने पूछा कि राधे राधे क्यों बोल रहे हैं, संत महाराज जी बोलते एक मुख्यमंत्री जी राधे राधे जी के बारे में पूछते। जी 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 जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हुआ। आपको स्पेसिफिकली भाजपा ने सनातन विरोधी एक तरीके से बताया। सतपाल रायजादा ने अपने ही मंत्री को लेकर के बयान दिया, आप इस चीज को किस नहीं, उनका ये बयान गलत था। एक जयराम ठाकुर जी और जगत सिंह नेगी जी के बीच में जो चल रहा है आजकल, उसको लेकर क्या कहें? तो उसमें उसको जयराम जी को पिंच होता है। भाजपा ने अपने समय में कृषि सखी, पशु सखी भरी, हमने मित्र भर दिए, तो उसमें क्या दो रहे हैं? मित्रों की सरकार का मतलब ये है, चक्कर के बीजेपी के कार्यालय में 20 लोग बैठाए हुए हैं जिनका काम यही है कि सोशल मीडिया में झूठ फैलाओ। खुद भी झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया में भी रील्स बना के झूठ बोलते हैं। हिमाचल पहाड़ी भाषा में बोला जाता है और हिमाचल हिंदी भाषा में बोला जाता है। ये भी आप, मैं आउटसोर्स को कम करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी गरीबों की बात तो करते हैं, आम जनता की बात तो करते हैं, लेकिन हिम केयर जैसी योजना छीन ली गई है जनता से। हिम केयर एक बहुत बड़ा घोटाला है। असिस्टेंट स्टाफ नर्स की बात है, उसमें एंगेजमेंट बेसिस पर है 5 साल का। हाँ। उसके बाद सर उनका एक मतलब ये युवाओं के बीच में प्रश्न है कि उसके बाद हमारा देखो, वन मित्र भर्ती हो रहे हैं, रोगी मित्र भर्ती हो रहे हैं, इनकी भर्तियों आगे क्या होगा सर? इनका भविष्य आगे भविष्य में इनके लिए अच्छा ही होगा। फिर ये हिम केयर के फंड की क्यों बात करते हैं? अगर बंद होगी तो फंड किस चीज का है? अभी भी हम 20-20 करोड़ रुपया और दे रहे हैं। HRTC को लेकर बात करना चाहेंगे। हर महीने सर उनका कहना है कि हमें सड़कों पर आना पड़ता है। तो HRTC को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए कुछ नीतिगत बदलाव करने की जरूरत है। वहां भी व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत। चोट आज लगी है, जख्म आज हुआ है, मरहम पट्टी आज होनी है। 2 महीने हो गए, अभी तक पैसा नहीं आया है। मेरे खिलाफ तो जो बयानबाजी करनी करो। 1500 करोड़ रुपए का जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने उसके, उसकी हमें पैसा तो दिलाओ। ठेकेदारों की बात की आपने सर, 10 तारीख तक का आश्वासन भी दिया है आपने जनवरी में। क्या उनके अकाउंट ऑफिसर और एक्शन के द्वारा फंसाई गई है कि छोटे अकाउंट के साथ वो बड़े पेमेंटें भी भेज देते हैं। जो केंद्र से पैसा आया है उसका सरकार ने सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो ये कहना कि हमने पैसे भर भर कर भेजे, तो बांट भी खुद देने थे। केंद्र सरकार की टीम ने पैसे भर भर कर भेजे, लेकिन मंडी में दर्द ज्यादा था। मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा कोई जिला नहीं है, मेरे सभी जिले मेरे परिवार है। तो 7.19 का हिस्सा चंडीगढ़ की जो टेरिटरी चंडीगढ़ है उसमें हमारा भी बनता था। दो मुही बात करती है भारतीय जनता पार्टी। संपदा की लड़ाई है ये, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। 75 लाख लोगों की जो संपदा का धोन करके जो ये कंपनियां अमीर बनती जा रही है और प्रदेश को उस संपदा का अधिकार नहीं मिल रहा, उस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ। आप जो है वो हमेशा ये जिक्र करते हैं कि फंड्स नहीं है हमारे पास, कि हमारे जो फैसले हैं वो आंवले के स्वाद की तरह है। थोड़े समय इसका स्वाद कड़वा रहेगा और बाद में ये मीठा। मंत्रिमंडल आता है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। प्रदेश हित के फैसले लेने से मैं कभी भी नहीं घबराता, इसलिए मैं प्रदेश हित के मैं फैसले ले रहा हूँ। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस 23 साल बाद जीता और 300 करोड़ रुपया अपने किट्टी में जमा करवाया। कि आप जो है वो सेक्रेटरीट में जो है वो सेक्रेटरी किन्हीं और को यहाँ पर लगा दे रहे हैं। अगर कोई सेक्रेटरी अच्छा काम नहीं करता और दूसरे विभाग का, चाहे फॉरेस्ट का, चाहे पुलिस का, और अच्छा काम करने की क्षमता रखता है, उसको हम डिपार्टमेंट में लगाएंगे। जी, CS और DGP पर पूछना चाहूँगा कि एक्टिव क्यों लगाए हैं, क्यों स्थायी तौर पर आप एडिशनल चार्ज दिया है? तो अच्छा काम किया ना, देखेंगे उनका काम की परफॉर्मेंस कैसी है, फिर उनको पक्का करेंगे। मुझे 3 वर्ष के कार्यकाल में 3 सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। हिमाचल प्रदेश सरकार को कल 3 साल होने को आए हैं। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में एक आम परिवार से संबंध रखने वाले नेता ने रिज मैदान पर शपथ ली थी। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की। और आज जब 3 साल पूरे होने को आए हैं, विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। दिल खोलकर हम बातचीत करेंगे, पिछले 3 सालों में क्या हुआ, विपक्ष के क्या आरोप है और किस तरीके से आगे सरकार काम करेगी, इन सभी पॉइंट्स पर हम बातचीत करेंगे। लाइव टाइम स्ट्रीम में सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में हैं सर, और हमें उम्मीद है कि आप दिल खोल कर उनका जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सरकार को 3 साल होने को आए हैं,
3 साल का आपका कार्यकाल कैसा रहा, और यदि आप कोई 2 या 3 बड़ी उपलब्धियों के बारे में बात करें? देखिए, 3 साल हमारी सरकार को कल पूरे होने जा रहे हैं। जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली जी तो मैंने उस व्यवस्था को समझा, और उस व्यवस्था को समझते हुए मुझे कई कानून बताए गए, कई नियम बताए गए। जी और जब प्रदेश में आपदा आई, जी उस समय मैंने आपदा प्रभावित दौरों का दौरा किया। जी हर परिवार, हर जहाँ भी आपदा आई 23 में मैं वहाँ गया। हम्म, इसकी वर्ल्ड बैंक वालों ने भी हमारी प्रशंसा की, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी हमारी प्रशंसा की। जी लेकिन जब राहत देने की बात आई जी तो मैं अधिकारियों की बैठक ले रहा था, हम्म, जो IAS ऑफिसर्स थे। जी उस बैठक में मुझे पता लगा कि हम आपदा प्रभावित परिवार जिनके पूरे के पूरे घर चले गए, जी और उनको राहत के रूप में हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1,50,000 रुपये ही दे सकते हैं। जी उसमें 1,30,000 रुपया केंद्र सरकार से आता है और 20,000 रुपया राज्य सरकार देती है। जी मैंने अधिकारियों से पूछा कि 1,50,000 में तो एक कमरा तक नहीं बनता, जी और जिस परिवार का, जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी अत्यधिक बारिश होगी और उसका घर जी पूरा का पूरा बह जाएगा, घर के अंदर की वस्तुएं पूरी बह जाएगी, और उसकी मेहनत की कमाई जो उसने एक घर मकान बनाने के लिए लगाई रखी होती है। जी। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी मुश्किल से दिन रात की मेहनत की कमाई से एक घर बनता है, जी या एक और घर बनता है, 2 घर हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी का एक घर है और पूरी उसने कल्पना नहीं की कि किसी रात उसका पूरा घर तबाह हो जाएगा। स्कूल के बच्चों के पढ़ने की किताबें तक नहीं बचेगी, बर्तन तक नहीं बचेंगे। उसको 1,50,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देकर हम क्या उसका भला कर रहे हैं। मैं खुद एक आम परिवार से आता हूँ, इस दर्द को जानता था। जी तो मुझे अधिकारियों ने कहा कि नियम ऐसे हैं, कानून ऐसे हैं, और ऐसी ही व्यवस्था पिछले 40 साल से चल आ रही है। जी 2023 के आपदा के बाद आपने देखा होगा, मैंने कहा कि ऐसी व्यवस्था को बदलना होगा। जी 1 मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई। मैं बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद हर शाम को बैठक लेता था। हर शाम मुझे रूल और कानून आते थे। जी फिर मैंने कहा कि इस व्यवस्था को बदलिए। जी कहा 40 साल से ऐसी व्यवस्था चली आ रही है। मैंने उस व्यवस्था को बदलने की नींव रखी, और मैंने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा प्रदेश की आपदा प्रभावित परिवारों को, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,50,000 होता था, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आपदा राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें 7 लाख रुपया 2023-24 में आपदा प्रभावित परिवारों को हमने घर बनाने के लिए दिया। जिसका आंशिक रूप से टूटा हुआ घर था उसको सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था, हमने 1 लाख रुपया दिया। जिसका भैंस या गाय आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मर जाती थी तो उसको 15 या 20-25 हज़ार रुपया देता था, हमने उसको बढ़ाकर 55,000 रुपये किया। ये व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम ये इसको कर पाए। ये हमारा उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत का, जिनका भी घर गया, ज़मीन गई, कुछ भी गया, हमने उनको राहत पहुंचाई, और 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज अपने वहाँ से किया। ये इस बात की मुझे खुशी है कि इस वर्ष 25-26 की आपदा में हम 8 लाख रुपया दे रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस पुरानी व्यवस्था को बदला गया, जिस पुरानी व्यवस्था से 1.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना के तहत बदला गया था। ये व्यवस्था परिवर्तन हमने किया। जी सर, जी पहले ही दिन से आपको मालूम है और सभी को पता है कि फंड्स की कमी रही है। आपदाएं भी जो है वो, जब आपने कुर्सी संभाली तो उसके बाद से आपका नाता जो है वो एक तरीके से आपदाओं से हर साल गुजरना पड़ा है हिमाचल प्रदेश को। आपको नहीं लगा कि जो ये 40 साल से चल रहा था, जैसे कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, आपने 7 लाख रुपए देने की घोषणा की, आपको नहीं लगा कि इतना बड़ा मतलब अमाउंट आप वहाँ पर दे रहे हैं, इसको कहीं और पर यूटिलाइज किया जाए? कभी मन में विचार आया? मेरा जीवन चुनौतियों और संघर्ष से ही बड़ा रहा है जी, और मुझे 3 वर्ष के कार्यकाल में 3 सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जी, जिसमें प्राकृतिक आपदा भी एक चुनौती थी। जी। मैं पहली चुनौती की बात करना चाहूँगा। और आपने कहा कि आपने कहाँ से दिया, कैसे दिया। इस चुनौती को मैंने ये सोच कर दिया कि एक आम परिवार का घर बनाने में हम उसको उतनी मदद नहीं कर सकते, लेकिन इतनी मदद की जाए ताकि वो अपने घर को
अच्छा बना सके। जी। इसके लिए पैसे का आर्थिक तंगी थी। आर्थिक तंगी हमारे समय की नहीं है, ये आर्थिक तंगी भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में जो चुनावी गारंटी जो फ्री वीज बांटे, वैसे तो दो मुही बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और जगह जाकर बोलते हैं कि आप ये फ्री वीज नहीं होनी चाहिए। अपने आप इन्होंने फ्री वीज बांटे, 600 के करीब शिक्षा संस्थान खोल दे, तकरीबन कितने ऐसे चीज संस्थान खोल दिए जिस पर करोड़ रुपया खर्च किया जाने लगा। उसको देखा नहीं गया कि सही मायने में अगर खोलने भी थे तो जहाँ जरूरत है वहाँ खोलने थे, वो राजनीतिक आधार पर खोलेंगे। जी। और प्रदेश के 75,000 करोड़ का कर्ज था जी। 10,000 करोड़ रुपए का एरियर था। जी। उसके बाद आपदा आ गई, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचानी थी। जी। मैंने उन लूप होल्स को जो जनता की संपदा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से लुटा दी जाती थी उसको रोका और आपदा प्रभावित परिवारों की मदद की। ओके सर, मंडी में भी आपका एक कार्यक्रम हुआ जहां पर आपने 8-8 लाख रुपए जो है वो वहां पर आपदा प्रभावितों को दिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने ये कहा कि जो केंद्र से पैसा आया है उसका सरकार ने सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया और खूब पैसा आया, भर भर के पैसा आया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 7-7 लाख रुपए भी दिए आपने, उसके बावजूद इस तरीके के आरोप। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने का पैमाना भी उनका अब तो नापना पड़ेगा कि इतने झूठ बोल दिए उन्होंने। जी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये मानना होना चाहिए कि 23-24 में केंद्र सरकार ने एक सेंट्रल की टीम भेजी और जो भी पैसा केंद्र सरकार से आता है पहले उसका आंकलन किया जाता है। जी। केंद्र की टीम भेजी, उसने 9300 करोड़ रुपए का आंकलन किया कि सरकार को आपदा के बाद केंद्रीय टीम ने आंकलन किया कि 9300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राज्य सरकार के अधिकारी उनके साथ गए। आंकलन किसने किया? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की केंद्रीय टीम ने, राइट। जी। और उन्होंने 9300 करोड़ रुपया भेजा और उसके बाद अभी 2 साल बाद पीडीएनए के रूप में 2000 करोड़ रुपया है, जिसमें 1500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी और 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार अपना 25% का अंशदान देगी। जी। उसमें से भी जो नुकसान की भरपाई का पैसा केंद्र सरकार ने देना था अभी तक 451 करोड़ रुपया है। तो पैसे भर भर कर कहाँ भेजे? और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ का अमाउंट है वो आपदा नहीं आने से पहले भी 20-21 में भी मिलता रहा, 22-23 में भी मिलता रहा, 17-18 में भी मिलता रहा जब से सरकार आई, और 14-15 में मिलता रहा। वो उसमें कुछ आपदा का पैसा तो इन्होंने लिया ही नहीं है। तो ये कहना कि हमने पैसे भर भर कर भेजे, तो बांट भी खुद देने थे, केंद्र सरकार की टीम ने पैसे भर भर कर भेजे। केंद्र सरकार की जो टीम है वो पीडीएनए का ही पैसा दे दे। हम तो जयराम जी को कह चुके कि पीडीएनए का ही पैसा दिला दीजिए, वो नहीं दिलाते। तो सच कौन है और झूठ कौन है? विधानसभा में बोला कि 5000 करोड़ रुपया दिया। मैंने बोला 5000 करोड़ का नोटिफिकेशन तो दिखाओ जब आप छोटी छोटी नोटिफिकेशनें लेकर आते हैं। तो ये कहना, झूठ कहना इनकी फितरत हो गई है। और सोशल मीडिया में, बस सोशल मीडिया इनके बहुत तेज है। चक्कर के बीजेपी के कार्यालय में 20 लोग बैठाए हुए हैं जिनका काम यही है कि सोशल मीडिया में झूठ फैलाओ। खुद भी झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया में भी रील्स बना के झूठ बोलते हैं और तरह तरह की अफवाहें वो करते हैं। मेरे खिलाफ व्यक्तिगत तौर से इन्होंने एक कैंपेन चला रखा है जिसमें मेरी छवि को ये दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो चलो एक राजनीतिक बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप केंद्र से क्या उम्मीद करते हैं सर आपदा के पैसों को लेकर? मैं तो केंद्र से ये उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की है। चोट आज लगी है, जख्म आज हुआ है, मरहम पट्टी आज होनी है। 2 महीने हो गए अभी तक पैसा नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक जल्द जाकर जो विधानसभा में बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करता है, 2-2 दिन तक चर्चा करता है, नियम 62 के तहत प्रस्ताव लाता है, वही जाके ये 1500 करोड़ रुपया ले आया है, तो मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा कि आप जो प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवार है, जिन परिवारों की ज़मीन चलेगी, जिन परिवारों के घर चले गए, जिन परिवारों के पशु चले गए, भेड़ बकरी चलेगी, उनके लिए तो कम से कम जाओ। मेरे खिलाफ तो जो बयानबाजी करनी करो। 1500 करोड़ रुपए का जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने उसकी हमें पैसा तो दिलाओ।
वो भी नहीं दिला पाते, सिर्फ बयानबाजी करने में सबसे आगे है। सोशल मीडिया में किसी प्रकार की रील बनाने में बहुत ज़्यादा आगे है। सर, मैं इन्हीं फंड्स को लेकर बातचीत करना चाहूँगा कि ये सबको मालूम है कि फाइनेंसिस के जो है वो थोड़े बहुत इश्यूज़ है। कैसा एक मुख्यमंत्री के तौर पर चीज़ें रहती है सरकार चलाना है इतने टाइट उसमें? मैं ये कह सकता हूँ, आर्थिक चुनौती भी आई। प्रदेश पर 75,000 का कर्ज छोड़कर जयराम ठाकुर जी की सरकार गई। 10,000 करोड़ रुपए का एरियर 6th पे कमीशन का सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का छोड़कर चली गई। हमसे तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया उनको ज़्यादा मिला और उन्होंने प्रदेश की संपदा को लुटाया। हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद भी मुझे आज ये खुशी है कि जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हमने आर्थिक स्थिति को अच्छा किया है, उसके परिणाम इस दिसंबर और जनवरी में आने शुरू हुए। भारतीय जनता पार्टी को जो केंद्र सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता है, सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस का 1 शेयर भारत सरकार हमें आरडीजी के रूप में देती है जी। उस आरडीजी के रूप में इनको 11,000, 10,000 और 8,000 करोड़ मिले, हमें 6,000 और 3,200 करोड़ मिले जी। पिछली बार जब हमें 6200 करोड़ मिले थे तो हमने 7 दिन सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉयज़ की ट्रेजरी को सेटल करने के लिए, हमने उसको रेगुलेट करने के लिए 7 दिन पे बंद हुई थी। पूरे नेशनल मीडिया में हमारे खिलाफ बहुत चला जी। आज हमें पिछले साल से 3,000 करोड़ रुपया कम मिल रहा है। मुझे खुशी है कि जिस फिस्कल डिसिप्लिन की बात मैंने की थी, जिस फाइनेंशियल प्रूडेंस की मैंने बात की थी, उसका फ़ायदा अब राज्य सरकार को होने लगा है। आज 3,000 करोड़ कम होने के बाद भी हम सरकारी कर्मचारी की पे पेंशन, जो कि 1 महीने की 2,200 करोड़ रुपया बनती है और साल की 25,000 करोड़ रुपया बनती है, वो हम देने में सफल हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत छोटे छोटे ठेकेदारों की पेमेंट फंसी है जी, उसमें बड़े ठेकेदारों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनकी पेमेंट उनके अकाउंट ऑफिसर और एक्शन के द्वारा फंसाई गई है कि छोटे अकाउंट के साथ वो बड़े पेमेंटें भी भेज देते हैं, जिसके कारण उनको नुकसान होता है। हम अभी व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक चुनौती को पार करते हुए, आर्थिक सुधार की दृष्टि से आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। ठेकेदारों की बात की आपने सर, 10 तारीख तक का आश्वासन भी दिया है आपने जनवरी में, क्या नहीं? अगर 10 तारीख से पहले 5 लाख और 10 लाख के एक ही टोकन होगा तो पेमेंट सारी कर दी जाएगी जी। अच्छा सर, मंडी में आप 3 साला जश्न कह लीजिए या विजन कह लीजिए या जो भी आप इसे कह रहे हैं, कि आखिर मंडी में ही क्यों? देखिए, मंडी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये जनसंकल्प रैली एक ऐसी रैली है जिसमें जनता के प्रति जो हमारी सरकार 3 साल पहले बनने के बाद जो हमने संकल्प जनता की सेवा का लिया, उस जनसंकल्प रैली का ये हमने मंडी में करने का निश्चय किया। मंडी से हमें 1 सीट आई है, 9 सीटें हम हारे हैं। लोकसभा की भी हम 4 सीटें हारे हैं जी। राज्यसभा की भी हम 3 सीटें, जिसमें लोकतंत्र को खरीदा गया था, एक राज्यसभा की भी सीट हारे। लेकिन मंडी में दर्द ज़्यादा था। मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा कोई जिला नहीं है, मेरे सभी जिले मेरे परिवार है, तो मंडी के लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ, मंडी में राहत पहुँचे। इस दृष्टिकोण से मंडी में हमने ये जनसंकल्प रैली का आयोजन किया है। जनता के प्रति लिया गया संकल्प को हम मंडी रैली में अपना बताएंगे। मतलब ये पॉलिटिकल कोई राजनीति कोई नहीं, कोई राजनीति नहीं। मैं तो चाहूँगा कि जनसंकल्प रैली में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ बड़ी वायरल हुई थी, जब आप अमित शाह जी से मिलने गए थे और नॉर्थ के जो है वो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के हिस्से की बात आपने चंडीगढ़ में की कि चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश का कुछ % हिस्सा है। बहुत पहले ये बात उठी थी, उसके बाद ठंडे बस्ते में चली गई। अब फिर से आपके कार्यकाल में ये बात उठी है। ये अल्टीमेटली क्या है, ये कौन से हिस्से की हम बात कर रहे हैं? देखिए, राज्य को अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़नी चाहिए जी। मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो इसका मतलब नहीं कि मैं 5 साल देखूं और उसके बाद जनता की अदालत में जाऊं जी। राज्य की संपदा को बचाने के लिए और राज्य के अधिकार की लड़ाई मेरे मन में पहले दिन से, और मैं उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ जी। 1966 के पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हम पंजाब से अलग होकर जब हिमाचल में बने
जी। तो उसके एसेट्स में भी हमको हिस्सा मिलना चाहिए था, जितनी जनसंख्या हमारी पंजाब से वापस हरियाणा महापंजाब से वापस आई। जी। तो 7.19 का हिस्सा चंडीगढ़ की जो चंडीगढ़ है उसमें हमारा भी बनता था। उस समय हम 1971 में जब हिमाचल बना तो इसलिए खुश हुआ कि हम हिमाचल अलग प्रदेश बन गया। एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट जो थे वो हमें मिले नहीं जी। उस अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमें अपना अधिकार चाहिए और हम चाहते हैं कि हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। बातचीत और संवाद के द्वारा हम उस अधिकार की लड़ाई लड़े हैं और नॉर्दर्न जोन काउंसिल की बैठक में मैंने ये मुद्दा उठाया। तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिला सर? वो अब उनको मुद्दा रखा है। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ जी। ये इसके अलावा जी। कि हमारी जो संपदा है उसका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। ठीक है, हम गरीब प्रदेश थे, धीरे धीरे हमारे संपदा से बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट SJVNL, NTPC, NHPC तो अमीर होते जा रहे हैं जी। और हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। फिर भी हम लोगों ने मेहनत की। आज प्रदेश में वो गरीबी नहीं है जो पहले 50 साल पहले हुआ करती थी। आज शिक्षा के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान में नंबर 1 हैं। तो हम हर चीज़ में आगे आते गए, लेकिन हमारी जो संपदा है उसमें हमें जिसका आप दोहन कर रहे हैं पानी, जो कि एक रॉ मटेरियल है जी। और उस रॉ मटेरियल से बनने वाली बिजली एक फिनिश गुड है। उस पानी की में हम बोलते हैं कि आपने 12% फ्री रॉयल्टी की बात की है। जब आपका प्रोजेक्ट फ्री हो जाए तो आप 50% की रॉयल्टी हमें दीजिए और 40 साल बाद उस प्रोजेक्ट को वापस कीजिए। जी। हम ये हक मांग रहे हैं। ये आम जनता नहीं इसको समझेगी जी। लेकिन जब ये हक हमें मिल जाएंगे तो हमारी जेब में बहुत पैसा आएगा और हम 75 लाख की जनसंख्या का अच्छा काम कर सकते हैं। जी। हमने बोला SJVNL ने जो आपने एग्रीमेंट की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोला से लूरी सुन्नी में, जी। उसमें हमारी जो पॉलिसी है 12, 18, 30, 40 के हिसाब से हमें प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। ये संपदा की लड़ाई है, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये 75 लाख लोगों की जो संपदा का धोन करके जो ये कंपनियां अमीर बनती जा रही है और प्रदेश को उस संपदा का अधिकार नहीं मिल रहा, उस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ। BBMP का क्या स्टेटस है सर? BBMP में देखिए हमने बोला है कि अगर आपने, अब मैंने थोड़ा सा दिल्ली में कहा है कि हम किशाऊ डैम तब बनने देंगे जब हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगी कि हमें 7.19% का जो एरिया है उसमें आप हमारी मदद करेंगे। उसमें अड़चन कभी पंजाब अड़ाता है, कभी हरियाणा अड़ाता है। जी सर, आप पर एक बहुत बड़ा मैं आरोप ही कहना चाहूँगा। आरोप ये है कि आप जो है वो हमेशा ये जिक्र करते हैं कि फंड्स नहीं है हमारे पास, और इससे कई बार जो है वो आपके आसपास के लोग भी जो है वो नाराज़ इससे हो जाते हैं कि फंड्स की बात जो है वो हमेशा होती है, आपका हाथ इसमें टाइट रहता है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा है कि आप हमेशा हाथ टाइट रखते हैं? नहीं, ऐसा है कि फंड्स नहीं है, ये गलत है। फंड्स का सही सदुपयोग हो उस दृष्टिकोण से मैं बात करता हूँ जी। और हमने अपनी योजनाओं को केंद्रित किया, उसमें कोई फंड्स की कमी नहीं है। मैं हेल्थ सेक्टर में फंड्स की कोई कमी नहीं रख रहा जी। हेल्थ सेक्टर में सरकारी हॉस्पिटल्स में और अदर स्वास्थ्य संस्थानों में गांव के आम नागरिक जाते हैं, किसान जाता है, गरीब आदमी जाता है, मजदूर जाता है। उन संस्थाओं को अच्छा मजबूत करें ताकि उनको सही समय पर इलाज मिले। शिक्षा क्षेत्र में हम फंड की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोई कमी नहीं है। लेकिन फंड्स जो चोर दरवाजे से भ्रष्टाचार के रास्ते द्वारा लुटा दिए जाते थे उसको मैंने रोका है, जिसके कारण थोड़ा बहुत कहीं विरोध होता है। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो फैसले हैं वो आंवले के स्वाद की तरह है। थोड़े समय इसका स्वाद कड़वा रहेगा और बाद में ये मीठा लगता है, और 3 साल बाद अब इस स्वाद को लोग मीठा समझने लगे हैं। हेल्थ सेक्टर में भी देखने लगे हैं और सेक्टर में भी इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, मेरे दिमाग में अभी ये प्रश्न पैदा हुआ है। प्रश्न ये है कि मैक्सिमम अगर हम देखें चीफ मिनिस्टर्स को, अगर हम पीछे भी जाएं तो सभी चीफ मिनिस्टर्स बड़ा स्मूथ चलना ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो चल रहा है जैसे उस हिसाब से चलते हैं, ज़्यादा कुछ करने की मतलब आवश्यकता नहीं, जो सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे। आप ने बड़े बड़े जो है वो फैसले कुछ लिए हैं, चाहे एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात हो या ज़ू बनाने की बात हो या बड़े बड़े ऐसे कुछ फैसले हैं, तो आपको नहीं लगता कभी कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि अगर मैं भी स्मूथ में ही चलूं या ज़्यादा एफर्ट्स या ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ना करके स्मूथली चलूं तो सब कुछ ठीक ठाक होगा या बढ़िया होगा या बेहतर होगा? देखो, आपने ये 2 चीज़ें गिनाई,
इसके अलावा जो फैसले हमने शिक्षा के क्षेत्र में लिए, हेल्थ के क्षेत्र में लिए, हर क्षेत्र में लिए, जी जी बिल्कुल, जिसका कई लोगों को विरोध लगता है, तो आपकी बात सही है। मैं भी चाहता तो 5 साल ऐसे ही चलता जैसे पीछे से सरकारें चली आ रही है। उसी व्यवस्था को तो बदलने के लिए हमने कहा है, उस सिस्टम को बदलने के लिए हम आए हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। हम सत्ता के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, जहाँ आम नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, जहाँ गरीब को उसकी पहचान मिले, जहाँ अनाथ बच्चों को उसका सहारा मिले, जहाँ विधवा बहनों की पढ़ाई की, बच्चों की पैसों की अड़चन ना आए, और उस व्यवस्था को परिवर्तन करने आए। जहाँ आम परिवार का बच्चा हायर एजुकेशन लेना चाहता हो, उसे 1% ब्याज पर शिक्षा में हिमाचल प्रदेश में पढ़ने के लिए और बाहर पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए लोन की सुविधा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। हिमाचल पहाड़ी भाषा में बोला जाता है और हिमाचल हिंदी भाषा में बोला जाता है। ये भी आप, तो मैं दोनों डायलेक्ट्स में बात करता हूँ। ओके सर, मैं हिमाचल इसलिए बोलना पड़ता है कि हमारे अपनी लैंग्वेज में ना हिमाचल बोलते हैं पहाड़ी देश में, और ये हिमाचल इसलिए बोलना पड़ता है कि हिंदी भाषा में बोलना पड़ता है। इसको लेके आपको ट्रोल करते हैं बहुत नहीं, ज़्यादा? मैं जान के बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को आम आदमी ये सोचे कि हम आपकी जो बेचारे गाँव के लोग रह गए वो हिमाचल बोलते हैं जी, और हिमाचल भी बोलते हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है। जी बिल्कुल सर। मैं इन फैसलों की बात हम कर रहे थे, ये क्रांतिकारी एक तरीके के फैसले, रेवोल्यूशनरी फैसले। आपको नहीं लगता कि कई बार सरकार की इमेज भी एक तरीके से डेंट हो जाती है? देखिए, सरकार ने नीयत अच्छी है। ये फैसले हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। मैंने कई बार कहा है, आपने कई भाषणों में सुना है, 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। फैसले लेने पड़ेंगे जी। मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल आता है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। प्रदेश हित के फैसले लेने से मैं कभी भी नहीं घबराता, इसलिए मैं प्रदेश हित के मैं फैसले ले रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि समाज के सभी वर्गों को हम अच्छा करने की सोचते हैं। सारा समाज हमारा परिवार होता है। सिर्फ महज रूटीन्स गवर्नमेंट चलाकर आप सत्ता में रहकर अपना समय तो व्यतीत कर सकते हैं, फिर लेकिन फैसलों से आप प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और जब प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो 75 लाख लोगों की जेब में पैसा होगा। हमारे बच्चे बाहर नौकरी में नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों की जेब में यहीं पैसा होगा। कोई बद्दी 10,000 की नौकरी नहीं ढूंढेगा। हम वो परिकल्पना करते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा जब सबके पास किसी ना किसी रूम में वो पैसा कमाने का रोजगार होगा। जी, भाजपा आप पर बड़ा आरोप लगाती आई है, मित्रों की सरकार पहले ही दिन से ये कह रही हैं। तो क्या जो अब आप लगातार मित्रों की भर्तियां, मतलब वन मित्र, रोगी मित्र, ये मित्र, वो मित्र, तो क्या ये उन आरोपों का जवाब है या फिर क्या है ये जो आप मित्रों की भाजपा ने अपने समय में कृषि सखी, पशु सखी भरी, हमने मित्र भर दिए, तो उसमें क्या दो रहे हैं जी। तो मित्र क्यों भरे जा रहे हैं? मित्र नहीं है ये। एक तरफ तो हम रेगुलर नियुक्तियां कर रहे हैं जो सैंक्शनड पोस्टें हैं जी, दूसरी तरफ हम चाह रहे हैं कि जो खाली हैं जहां तुरंत प्रभाव से आउटसोर्स की नियुक्तियां की जाए और साथ साथ में रेगुलर नियुक्तियां भी की जाए। तो मित्रों की सरकार का मतलब ये है कि हमारे साथ संगठन से 30-35 साल से लोग चले हैं जी। तो 30-35 साल से जो लोग संगठन में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से कांग्रेस का पोस्टर लगा रहे हैं, कांग्रेस, उन लोगों को अगर हम एमएलए बन गए हैं तो उनको मंत्री भी बनाना है। तो इन सब लोगों को ये कहने की एक आदत पड़ गई है। और हमारी कोई मित्रों की, हमारी सखियों की सरकार नहीं है। ये मित्रों की सरकार का मतलब दुश्मनों की सरकार नहीं है, मित्रों की सरकार होती है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे वन मित्र भर्ती हो रहे हैं, रोगी मित्र भर्ती हो रहे हैं, खुश है युवा की भर्तियाँ हो रही है अब, लेकिन क्या इनकी भर्तियों आगे क्या होगा सर? इनका भविष्य आगे भविष्य में इनके लिए अच्छा ही होगा। और मैं कहना चाहता हूँ बद्दी की 10,000 की नौकरी से सरकारी 10,000 15,000 की नौकरी अच्छी है। जी सर, नौकरियों की बात कर ही रहे हैं, आपने पटवारी की अभी भर्तियां निकाल दी है 500? नहीं, पटवारी की निकाली है, असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज की निकाली है, रिक्रूटमेंट में 300 पोस्टें और निकालने जा रहे, बड़ी भारी भर्तियां निकल रही है। पुलिस की 1000 भर्तियां हो चुकी है, 6000 पंप पैरा फीटर्स और पैरा मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की नौकरियां निकाली है, 6000 टीजीटी नॉन मेडिकल की भर्तियां निकाली, काफ़ी भर्तियां निकाली है जी। और आउटसोर्स की भर्तियां भी निकाली है। मैं आउटसोर्स को कम करना चाहता हूं और टेम्परेरी बेस पर एक
पीरियड में लाना चाहता हूँ कि 5 साल या 6 साल का पीरियड हो जहाँ हमें टेम्परेरी पोस्टों की रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है। और सर जैसे असिस्टेंट स्टाफ नर्स की बात है, उसमें एंगेजमेंट बेसिस पर है 5 साल का। हाँ। तो उसके बाद सर उनका एक मतलब ये युवाओं के बीच में प्रश्न है कि उसके बाद हमारा देखो अभी तो वो हमने टेम्परेरी बेस पर भर रहा है, साथ ही हम रेगुलर नर्सेज की भर्ती भी करने जा रहे हैं, बैच वाइज नर्सेज की भर्ती भी करने जा रहे हैं। ये तो इसलिए कि मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल कॉलेज हमारे चले उसमें 40% ही स्टाफ है, 60% की कमी है। तो कैसे किया जाए जल्दी? अच्छा ठीक। तो अगर वो 5 साल तक रहेंगे तो 5 साल के बाद उनके लिए कोई और पॉलिसीज आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो फिक्स्ड अमाउंट पर ला रहे हैं, ये इसलिए ला रहे हैं कि अपनी सिस्टम को ठीक करना है। रेगुलर भर्ती नर्सिस की भी होनी है, उसी तरह हम एजुकेशन को भी हम जो हमारे नए डे बोर्डिंग बोल रहे हैं, नए स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं, रेगुलर भर्ती भी साथ कर रहे हैं। ओके सर, जयराम ठाकुर जी ये आरोप लगा रहे हैं बार बार कि मुख्यमंत्री जी गरीबों की बात तो करते हैं, आम जनता की बात तो करते हैं, लेकिन हिम केयर जैसी योजना छीन ली गई है जनता से। हिम केयर एक बहुत बड़ा घोटाला है। हिम केयर की योजना का उद्देश्य अच्छा था, धरातल पर सही ढंग से रहनी चाहिए थी। मैं कह सकता हूँ कि हिम केयर की योजना को बंद नहीं किया गया, लेकिन हिम केयर के घोटाला को हमने रोका है। साल में 4 बार हिम केयर का कार्ड बनेगा, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, क्वार्टरली कार्ड बनेगा और 30 दिन में कार्ड बनते रहेंगे। उसके बाद सभी मेडिकल ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दी है कि कोई गरीब पेशेंट आता है उसका हिम केयर कार्ड बनाने के लिए आप ऑथराइज्ड है, आप बना सकते हैं। उनको बोला कि 100 कार्ड बनाने की आपको पावर है, अगर 100 कार्ड से भी ज़्यादा बनाना चाहे उसके लिए भी हम रूल्स में प्रोविज़न करने जा रहे हैं जी। तो हिम केयर बंद कहाँ हुई है? हिम केयर जो घोटाला आपके समय हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटलों का 380 करोड़ रुपया हमने देना है, उससे क्या इलाज होता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में? जब हमारे मेडिकल कॉलेज जो IGMC है, टांडा है, जहाँ 19 साल पुरानी MRI की मशीनें, 20 साल पुराने एक्सरे की मशीनें, जब वहाँ ही इलाज ढंग से नहीं होता तो प्राइवेट जिसने MBBS की उसको हिम केयर का ऑथराइजेशन क्यों दिया? वहाँ क्या इलाज हुआ? तो 300 करोड़ रुपया उनका देना है। तो जिसकी जो MBBS डॉक्टर एक क्लिनिक चलाता था उसमें उसने अपनी बिल्डिंग बना ली जी। और जो कुछ एक प्राइवेट हॉस्पिटल थे तो पैनल रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल करने थे जो अच्छे बड़े डॉक्टरों के थे, प्राइवेट में भी करने थे, वो नहीं किए। सारे हिमाचल के जितने भी जिसने क्लिनिक खोले वो सब हिम केयर में रजिस्टर्ड हो गए। शॉप्स जितने भी मेडिकल शॉप है सारी हिम केयर में रजिस्टर्ड हो गए। हमने हिम केयर को बंद नहीं किया, हम उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि आम आदमी को इलाज मिले वो हमने नियमों में परिवर्तित किया और हम उसमें उनके इलाज कर रहे हैं जी। आपको मैं डिटेल दूंगा कि कितने हिम केयर के बंद करने की बात करें, कितने लोगों का इलाज हो गया। फिर ये हिम केयर के फंड की क्यों बात करते हैं? अगर बंद होगी तो फंड किस चीज़ का है? अभी भी हम 20-20 करोड़ रुपया और दे रहे हैं। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। सर एक सवाल मेरे जहन में एकदम से ही आ गया, हालांकि मैं थोड़ा बाद में पूछने वाला था। कोरोना के समय में भी आपने अपने पास से खूब पैसे जो है वो उस समय पर भाजपा की सरकार थी उनको दिया था, और आपदा के समय पर भी 51 लाख रुपए आपने जो है वो दिए थे। बावजूद इसके आप पर ये आरोप लग रहे हैं, पूर्व मंत्री ने लगाए हैं कि आप कहीं होटल बना रहे हैं और लैंड वगैरह कुछ तगड़ा चल रहा है, दंगे एंड ऑल सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सच में आप होटल बना रहे हैं कहीं पे? क्या है ये मतलब? देखो प्रदेश की जनता जानना चाह रही है। 35 साल से राजनीति में हूँ और 20 साल से लगातार MLA हूँ। उससे पहले मैं 10 साल काउंसलर रहा हूँ जी। मेरे जीवन में ना तो संपत्ति बनाने का ध्येय है ना होटल बनाने का ध्येय है। मैंने भी देखा एक पूर्व मंत्री ने मुझ पर आरोप लगाया कि फागू में एक होटल बन रहा है जी। मेरा कोई होटल फागू में नहीं बन रहा। फागू में 20 साल पहले मैंने जगह ली है, वो अभी जगह वैसी है। अगर मेरा कोई होटल बन रहा है तो मैं उस मंत्री के नाम पे कर दूंगा। फिर एक और अफवाह फैली कि मैडम स्टोक्स के यहाँ इनकी जगह ली हुई है। मेरे कोई जगह नहीं, अगर मेरे नाम पर या मेरे किसी और भी बेनामी नाम पर किसी के आपको लगता है मैं आप ही के नाम पर कर दूंगा। जीवन में मैंने ना तो होटल बनाना है ना ही मैंने कोई जगह खरीदनी है। मेरे एफिडेविट में 15 साल से जो जगह है उसी को आपने देख लेना, निकाल के वही होगी। और अगर कोई ऐसी जगह का आपको पता लगता है तो मैं जो जगह का पता लगाने वाला होगा उसके नाम पर दे दूंगा, दान ही कर दूंगा। मैं तो इस चीज़ों में नहीं पड़ता, मुझे क्या जरूरत थी? फिर क्यों मुझे ये बीजेपी का जो सोशल मीडिया का सेल है वो मेरी छवि को दागदार कर रहा है।
मैं हिमाचल के हित के फैसले कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि इनकी ईमानदारी पर भी दाग करो कि ये कहाँ से बना रहे, कौन सा होटल बन रहा भी तुम्हारे नाम पर कर देता हूँ, कोई मेरे दोस्त का बन रहा तो भी तुम्हारे नाम पर कर देता हूँ। कोई अपना प्राइवेट, कोई बाहर से आके होटल बना रहा, मेरे को उससे क्या लेना। मेरी ज़मीन के साथ अगर कोई होटल बना रहा, कोई बीजेपी के समय का बना रहा है, वो मेरा थोड़ी हुआ। अच्छा, मैंने कोई होटल वोटल के लिए मैं राजनीति में नहीं आया जी। मैं विरोधाभास के बाद भी राजनीति में आया। कई लोगों ने मेरी इंक्वायरी कराई। जीवन में मैं कभी भी ईमानदारी से पीछे नहीं हटा। जब मैंने कोरोना स्टार्ट हुआ, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, तो मुझे क्या पता था कि मैंने मुख्यमंत्री बनना है। मैंने 11 लाख और 1 साल की सैलरी राकेश सिंघा जी और मैंने पूरी दी थी, यानी कि 35 लाख हमारा सैलरी का जोड़ के होगा। मैं तो 11 लाख एक्स्ट्रा दिए थे, सिंघा जी ने भी पूरी सैलरी दी थी, मैंने भी पूरी सैलरी दी थी। आप रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। और जब आपदा आई, मेरे पास जितने पैसे जमा थे मैंने सारे आपदा में दिए। मैंने होटल बनाना होता तो मैं होटल भी बनाता, ज़मीनें भी खरीदता। ये मेरा शौक नहीं है, मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच हिमाचल के हित की है, और जो हिमाचल के चोर दरवाजों से भ्रष्टाचार के रास्ते जो पैसे कमा रहे हैं, उनको उनके दरवाजे बंद करने की सोच है, ताकि अनाथ बच्चों को उस पैसे का लाभ मिले, विधवाओं के बच्चों को उसका पैसे का लाभ मिले, दिव्यांगों को उसके बच्चे का पैसे का लाभ मिले, शिक्षा के क्षेत्र में सभी परिवारों को 12 लाख की इनकम वाले को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपया मिले। ये कैसे हुआ? ये सब इस दृष्टिकोण से हुआ कि हमने ईमानदारी सोच से और फैसले लेकर हमने लोगों की भलाई के कार्य किए है। लोग समझेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया को कहना चाहता हूँ कि आप इतने निचले स्तर पर भी ना जाए। होटल जमीन की बात उनके मंत्रिमंडल के सदस्य करते, कागज लाए, फैक्ट्स लाए, जमाबंदी लाए, ततीमा लाए, और बेनामी है तो बताए। ऐसी झूठी बातें करके अच्छा नहीं लगता। सर, पेंशनरों को आपने कहा है कि 1 महीने के अंदर आपके मेडिकल बिलों पेंशनों के मेडिकल बिल की कोई समस्या नहीं है, पर उनके विभाग के लोग मेडिकल बिल देंगे, सारे पेंशनों के मेडिकल बिल दे दिए जाएंगे। HRTC को लेकर बात करना चाहेंगे। हर महीने सर उनका कहना है कि हमें सड़कों पर आना पड़ता है, चाहे पेंशनर मुझे समझ नहीं आता कि HRTC में इतने ड्राइवर, कंडक्टर और इंस्पेक्टर की ज़रूरत है। बाकी स्टाफ को मैंने चाहता हूँ, वो मुख्यमंत्री साहब जी भी मेरे से बात करते हैं, हर महीने हम उनको 60 करोड़ रुपए देते हैं। जो HRTC इतनी बसें चलाती है 3000, उसकी सारी कमाई HRTC के पास रहती है, सरकार में नहीं आती। हम 720 करोड़ रुपया साल का HRTC को ग्रांट देते हैं। तो HRTC को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए कुछ नीतिगत बदलाव करने की ज़रूरत है, वहाँ भी व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं और डिप्टी CM मेहनत कर रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी भी मेहनत कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि HRTC के एम्प्लॉयज़ को पे भी मिले, टाइम पर सैलरी भी मिले और बोनस भी मिले, और वो टाइम भी मिले। मैं जानता हूँ, उनकी दर्द को जानता हूँ, इसलिए मैंने 300 नई बसें, इलेक्ट्रिकल खरीदने का वो और बात की है, छोटे टेम्पो ट्रेवल खोलने की बात की है, उसको हम सस्टेन कर रहे हैं। थोड़ी दिक्कत जरूर है, मैं उसको भी ठीक करने की आने वाले समय में कोशिश करूँगा। आश्वासन देते हैं आप? नहीं, मैं ठीक करूँगा उसको। जी सर, यहाँ पर भाजपा का एक और आरोप है, क्योंकि आरोप अब आप मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे आरोप हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगते जी, हैं। जी। और तो भाजपा का विपक्षी पार्टी होने के नाते एक दायित्व भी बनता है, पर सच लगाए। उनका ये कुछ तो कागज पत्थर रखे। हाँ जी, ये आरोप है कि आप जो है वो पंचायत चुनाव के इलेक्शन से बच रहे हैं, इससे भाग रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आप डिज़ास्टर का हवाला दे रहे हैं। जब सड़कें नहीं थी तब भी इलेक्शंस होते थे, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उजड़े घरों को बसाऊं, जो परिवार बेघर हो गए उनको बसाऊं। पंचायत चुनाव को 2 या 3 महीने लेट भी हो सकते हैं जी। हम पंचायत चुनावों से नहीं भाग रहे। पंचायत चुनाव होने, पंचायत चुनाव कोई पार्टियां नहीं लड़ती है। पंचायत चुनाव तो जनता लड़ती है, और लोकतंत्र की मजबूती के लिए 73वां और 74वां संशोधन राजीव गांधी जी ने किया था जी। हम ये पंचायत चुनाव करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले उजड़े घरों को बसाना है, बेघर घरों को बसाना है, उन परिवारों को राहत पहुंचानी है, उन सड़कों को ठीक करना है। बागवान का 100 करोड़ रुपए का सेब सरकार को खरीदना पड़ा। आप राहत पैकेज दिलाने में मदद करते नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मोदी जी ने जो घोषणा की वही दिला दो। तो हम आगे पंचायत चुनाव जल्दी से करवाना चाहते हैं। जयराम ठाकुर जी का एक बयान खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपकी ऑल्टो गाड़ी की वो तारीफ़ कर रहे थे कि उन्हें ऑल्टो से बेहद प्रेम है। आप विधानसभा जाते हैं तो पहले दिन कई मरतबा देखा गया है कि आप उसी में जाते हैं। क्यों जाते हैं ये भी जानना चाहूँगा। और दूसरा ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को ऑल्टो में ही फिट कर देंगे।
इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, पहले तो आपने बोला ऑल्टो में क्यों जाता है। जी देखो, मेरे पास पहले मारुति 800 थी, जी। फिर मैंने ऑल्टो खरीदी 2006-7 में खरीदी होगी। मारुति का एक्सीडेंट हुआ तो मैंने अपनी कमाई से ऑल्टो खरीदी। मैं एमएलए था जी। एमएलए था, ठीक है। हम आम परिवार से उठ के मुख्यमंत्री बने, और जो हमारी क्षमता होती है, जेब होती है, उसी के हिसाब से पैसा खर्च करते हैं जी। ऑल्टो में मैं ये जानता हूँ कि मैंने जितना जीवन में, राजनीतिक जीवन में, मैं राजनीतिक जीवन में 35 संघर्ष भी देखा है, लोगों के साथ रहकर उनका दुख भी देखा है, दुख भी बांटा है, और छात्र जीवन से राजनीति में रहा हूँ। तो ऑल्टो में मैंने 3 बजट दिए, तो आम आदमी से संबंधित बजट दिए हैं, आपने उसमें देखना है। पहले चुनावों से पहले आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ा दिया जाता था, चौकीदारों का बढ़ा दिया था चुनाव जीतने। मैंने हमेशा, जब से हमारी सरकार आई है, सबका मानदेय बढ़ाया है, और इसको मैं बढ़ाता हूँ कि आम परिवार के व्यक्ति के पास पैसा आना चाहिए। हम आम परिवार से उठ के आए हैं जी। आम परिवार का मतलब है कि आम जिंदगी को हमने जिया है। ऐसा नहीं हमारे पास ज़मीन भी थी, जायदाद भी थी, लेकिन हम आम जिंदगी में हम जब आगे बढ़ते हैं जी, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमें कौन सी चीज़ को आगे लाना है। अनाथ बच्चों क्या दर्द हमने समझा, कोई अनाथ बच्चे हमसे मांग करने नहीं आए। विधवा माताओं बहनों का दर्द हमने समझा, उनकी पढ़ाई का, हमसे मांग करने नहीं आए जी। कोई मांग करने नहीं आया। हॉस्पिटल्स में कोई डॉक्टर हमसे मांगने नहीं आया कि रोबोटिक सर्जरी दे दो, एमआरआई दो, क्योंकि खुद बीमारी हुई तो हमने समझा कि आम आदमी को कितनी दिक्कतें होती है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लेकर आए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एम्स के बराबर का हम मेडिकल ये बनाएंगे, अपने 5 मेडिकल कॉलेज को करेंगे। उस दिशा में हमने काम करना शुरू कर दिया। अब ये कहना कि हमारे फैसले ऐसे है कि हम ऑल्टो में ही आएंगे, तो मैं ये कहूँगा जयराम जी को, आपने हमारे 9 एमएलओ को खरीदा, आपकी पार्टी ने जी, और राज्यसभा का हम चुनाव हार गए, हमारी सरकार माइनॉरिटी में आ गई जी। आप 8:30 बजे गवर्नर साहब के पास शपथ लेने के लिए तैयारी करने लगे अपने विधायकों के साथ। वो गवर्नर साहब के पास फोन गए, आपके पास वीडियो क्लिपिंग होगी, 8:30 होगा या 9 बजे होगा, टाइम होगा जी, या 7 बजे होगा, कुछ भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, और आपने सदन में बोला कि अब इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते। जो पार्टी के आंतरिक षड्यंत्र था वो तो हुआ ही, लेकिन उस समय इन्होंने कहा, भगवान जी ने, देवी देवताओं जी ने और प्रदेश की जनता जी ने हिमाचल प्रदेश में आम लोगों की सरकार को, आम परिवार के लोगों की सरकार को दोबारा बनाया, और हम दोबारा 40 पर पहुंचे। इस ख्याल में ना रहना अगली बार हम 2027 में दिसंबर में 52 सीटर वोल्वो बस में बैठकर आएंगे। क्या बात है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमने कोई कुर्सी को ये सोचकर कार्य नहीं किया कि रूटीन की सरकारें चलानी है। हमने आम जनता के लिए व्यवस्था में बदलाव किया है, इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन कहता हूँ। मेरी व्यवस्था से कुछ लोगों को कष्ट जरूर हुआ है, उसमें पत्रकार बंधु भी हो सकते हैं जो, और सचिवालय के गलियारों में कई लोग ऐसे बैठे होते हैं जो शिमला के में चर्चा करते हैं जी। लेकिन गांव के लोगों को फायदा हमारी व्यवस्था परिवर्तन से हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन से फायदा हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जयराम जी के समय गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर आए हैं। हेल्थ सेक्टर में 40% पर 40 साल से आपके आईजीएमसी चल रहा है, मतलब 40% स्टाफ से आईजीएमसी टांडा चल रहे, पोस्टें क्रिएट नहीं की जा रही थी। 19 साल पुरानी एमआरआई की मशीन आज लगी हुई है। मैं रोज़ पूछता हूँ कि कब उसको उद्घाटन करना, पैसा आ गया, सब जगह लगा रहा हूँ जी। तो लोगों को भी धोखा दे रहे थे। व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आने वाले 1 साल में एम्स के स्तर के 5 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आज दूध वाले को दूध का उचित मूल्य मिल रहा है, गाय पालक भैंस पालक को उचित मूल्य मिल रहा है। अभी जो 2 बीघा में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगा उसको 4 लाख रुपए की इनकम होगी, उसको हम ब्याज पर 5% का सब्सिडी अनुदान देंगे। ये हिमाचल के लोगों के लिए कर रहे हैं हम, और इसलिए 52 सीटर का इंतजार कीजिए बोलना।
जी। हाँ, और उस दिन आप 52 सीटर का जब इंतजार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम मतलब आएंगे। मैं अल्टो में बजट अल्टो में प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन 52 सीटर बस आएगी उस दौरान, मतलब 40 से भी ज़्यादा 52 सीटर। आप मिशन रिपीट की बात कर रहे हैं? मिशन रिपीट तो हो चुका है। जब 9 एमएलए गए तो मिशन रिपीट हुआ, तब भी तो हमारी द्वारा सरकार बनी। मिशन रिपीट हुआ। कोई समझता नहीं था कि कांग्रेस को द्वारा लोग चुनकर भेजेंगे। चारों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, विधानसभा की सीटें हमने जीती। हिमाचल की जनता ने हमें विधानसभा में चुना, तो मिशन ही रिपीट था। उस समय डर तो पैदा हुआ होगा सर। मैं देखो, मेरे मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं कुर्सी के प्रति कभी रहा नहीं। वीरभद्र सिंह जी ने भी मुझे कुर्सी एक बार ऑफर की थी, मैंने वो भी नहीं ली। मैं आज के लिए मुख्यमंत्री के लिए सोचता हूँ। आज के लिए मैं मुख्यमंत्री बनकर अच्छा फैसला करने की सोचता हूँ, और अच्छा फैसला आप युवाओं के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। लेकिन थोड़ा कड़वा फैसले, कड़वे इसे जो आमले का जो स्वाद होता है ना, शुरू में कड़वा होता है, बाद में वो मीठा होता है। हमारे फैसले उस आमले की तरह है। सर, भाजपा अभी धर्मशाला में उन्होंने जो है वो रैली की, वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली भाजपा ने सनातन विरोधी एक तरीके से बताया, और वहाँ पर आपकी एक राधे राधे करके बिट्स एंड क्लिप्स में जो है वो पता नहीं उसकी क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं, वो भी बच्चों से जब आपने पूछा कि राधे राधे क्यों बोल रहे हैं, देखो उसको, ये क्या सच्चाई है? उसको सनातन विरोधी बता रहे हैं। अपने आप तो राम मंदिर, रामलला की मूर्ति की स्थापना के समय आधे दिन की छुट्टी की, हमने पूरे दिन की छुट्टी की जी। हम कंजका पूजन भी करते, देसी भाषा में बोलते हैं ना, कन्या पूजन को कंजका बोलते हैं, कंजका जी। और हम गोवर्धन पूजा भी करते। सारे त्यौहार हम अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति के साथ से मनाते हैं। सभी धर्मों का सम्मान भी हम लोग करते हैं। अब बच्चे सवेरे सवेरे मतलब बोल रहे, उन्होंने सबने छोटे छोटे बच्चों ने राधे राधे, मैं बोला राधे राधे का अर्थ क्या होता बेटा, क्योंकि राधे राधे हमारे कृष्ण भगवान जी की से संबंधित है, तो उनको समझाने के लिए बोला। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली से श्रीकांत जी आए, उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री के कानों तक राधे राधे जी की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद देखिए कि एक संत महाराज जी वो बोलते, एक मुख्यमंत्री जी राधे राधे जी के बारे में पूछते। जी 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 जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी का सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया में इतना ज़्यादा संपर्क है कि एकदम ही वायरल कर दिया। अरे भाई, कोई भ्रष्टाचार की बात के कागज ला के बोलो, फैक्ट्स ला के बोलो। ये कभी पता नहीं कौन कौन से मुद्दों को लेकर, कभी टॉयलेट टैक्स, कभी नॉन वेजिटेरियन की बातें लेकर छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरी को कुछ नहीं लेना भारतीय जनता पार्टी ने जो चक्कर में सोशल मीडिया वाला डिपार्टमेंट बैठाया हुआ है मेरी छवि को। मुझे सिर्फ जनता के लिए काम करना है, और जब तक मैं हूँ मैं जनता के हित के काम करूँगा, और आप देखना कि उसका लाभ जनता को मिलेगा आने वाले 2 वर्षों में भी। देखना, पुलिस में आपने 30% आरक्षण महिलाओं का किया, अब आप कह रहे हैं कि अग्निशमन में भी महिलाओं को इंक्लूड करेंगे, और क्या क्या तोहफे हैं महिलाओं के लिए आपके? पुलिस में नहीं, हमने हर जगह अग्निशमन महिलाओं को सम्मिलित किया, और निश्चित रूप से आने वाले समय में महिलाओं को हम प्राथमिकता देते हैं जी। सभी सेक्टर में महिलाओं को प्राथमिकता देना चाहता हूँ। महिला माता भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, और सबसे पहले समाज को चलाने वाला अगर कोई है तो महिलाएं हैं जी, जो संस्कृति भी देती है, संस्कार भी देती है। आपने देखा हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता रखती है। हिंदुस्तान में पहला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति बनाया जहाँ सारी शक्तियाँ महिलाओं के अधिकार क्षेत्र में दे दी गई, लेकिन लाहौल स्पीति की महिलाओं को अधिकार क्षेत्र से वंचित रखा गया है। उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। तो हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, और वहाँ हर फील्ड में उनको आगे लाना चाहती है। मुझे अभी एक सतवंत अटवाल जी ने बताया, डीजीपी थी, कि फायर में महिलाओं पर रोक लगाई, मैंने उस नियम को भी बदल दिया। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी वाइल्ड फ्लावर हॉल का हम जो है वो प्रदेश सरकार केस जीती, उसका सही मायनों में फ़ायदा क्या हो रहा है सरकार को? अभी क्या मतलब पहले और अब में क्या चेंजेस? देखिए, 23 साल से आप एक भी पैसा नहीं ले रहे थे। 23 साल बाद हम उस पैसे को ले रहे हैं, और हमने उस केस को जीता। सरकार के जो भी केस थे हारते ही रहते थे, चाहे वाइल्ड फ्लावर हॉल है, चाहे JSW है, चाहे कुछ और है, कोई केस जीतता नहीं था। हमने बोला ये केस हारने के पीछे तर्क क्या है,
क्योंकि जो सरकार की तरफ से वकील लड़ते थे वो भी उस कंपनी के होते थे और जो प्राइवेट कंपनी के होते थे वो भी इस कंपनी। हमने उस व्यवस्था को बदला। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस 23 साल बाद जीता और 300 करोड़ रुपया अपने किट्टी में जमा करवाया, और JSW के यहाँ 12% की रॉयल्टी को हमने 18% में जीता, और आज 250 करोड़ रुपये का उसका हमको लाभ मिलने जा रहा है। शराब के ठेकों की जो नीलामी हुई बीजेपी ने रिन्यू करके 4 साल में 450 करोड़ रुपया कमाया, हमने 1 साल में ऑक्शन करके 450 कमाया है। यही व्यवस्था परिवर्तन है, जहाँ सरकार में राजस्व भी अर्जित किया और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को भी बंद किया। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, इतने बड़े पोस्ट पर आप हैं, तो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हिमाचल प्रदेश में, आप SG बैंक की बात कर रहे हैं, JSW की बात कर रहे हैं, क्या कभी बाहरी इन्फ्लुएंस डालने की भी कोशिश होती? नेचुरली कई प्रकार का इन्फ्लुएंस होता है, उससे बचकर चलना पड़ता है। और इन्फ्लुएंस कोई बाहरी कई प्रकार के इन्फ्लुएंस होते हैं। सर, ऊना में अभी लेटेस्ट जो है वो हॉट इशू चल रहा है। सतपाल रायजादा ने अपने ही मंत्री को लेकर के बयान दिया, आप इस चीज़ को किस नहीं, उनका ये बयान गलत था। ये किस संदर्भ में दिया गया इस बारे में मेरी उनसे बात नहीं हुई। जयराम ठाकुर जी, रैपिड फायर एक तरीके से, जयराम ठाकुर जी और जगत सिंह नेगी जी के बीच में जो चल रहा है आजकल, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जगत सिंह नेगी जी ईमानदार व्यक्तित्व है, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और निश्चित रूप से जयराम जी को के बारे के सत्य को उजागर करते हैं कि 16 हेलीपैड बना दिए, इतनी सड़कें बना दी, तो उसमें उसको जयराम जी को पिंच होता है कि मैं मुख्यमंत्री था, मैं कुछ भी कर सकता था। उस चीज़ से वो उनके बीच में थोड़ा सा टकराव रहता है, लेकिन बाद में सेटल हो जाता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, बधाइयाँ आपको, अब फाइनली प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस को मिल ही चुका है लंबे अंतराल के बाद। विनय कुमार जी को आप एज ए लीडर किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छे लीडर हैं, 3 बार चुनाव जीते हैं, अब पार्टी को चलाएंगे और हम सब लोगों का उनको सहयोग रहेगा। किस तरीके से संगठन का विस्तार और सारी चीज़ें? वो संगठन का विस्तार, उनको हमने कहा कि आप संगठन का विस्तार करिए, वही हमारा कोई इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे। ओके सर, 1-2 प्रश्न और है। आउटसोर्स वालों के हमें बार नहीं, आउटसोर्स को हम कम करना चाहते हैं, इसलिए हम टेम्परेरी बेस पर भर्तियां लाने जा रहे हैं जी। धीरे धीरे हम आउटसोर्स को कम करेंगे, और आउटसोर्स के लिए भी मेरे मन में है कि किस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाए। कई सरकारें आके चलेगी, लेकिन हम इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सफलता कितनी रहती है आने वाला समय बताएगा। एक प्रश्न मेरा ये है सर कि अब अफसरों का भी आपको जो है वो खूब विरोध देखने को मिलता है कई बार, कि आप जो है वो सेक्रेटरीट में जो है वो सेक्रेटरीज किन्हीं और को यहाँ पर लगा दे रहे हैं। देखो, मैं हाँ, इस पर आपका क्या टेक है और आगे क्या करने वाले हैं? क्या ये अब चीज़ ऐसे ही चलने वाली है? ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। जो सेक्रेटरी अच्छा काम करेगा, हमें कोई हटाने की जरूरत नहीं। अगर कोई सेक्रेटरी अच्छा काम नहीं करता और दूसरे विभाग का, चाहे फॉरेस्ट का, चाहे पुलिस का, और अच्छा काम करने की क्षमता रखता है, उसको हम डिपार्टमेंट में लगाएंगे जी। मुझे IAS ऑफिसर एसोसिएशन भी मिली थी, मैंने उनसे भी कहा कि आप परफॉर्म करिए, लोगों को डिलीवरी करिए, हम उसमें आपके साथ हैं। अगर नहीं डिलीवरी करेंगे तो मुझे निसंकोच कहना पड़ रहा है कि मुझे कोई भी ऑफिसर लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। एक प्रश्न और है सर, मैं पूछना चाहूँगा, भाजपा का ये आरोप है, मैं CS और DGP पर पूछना चाहूँगा कि एक्टिव क्यों लगाए हैं, क्यों स्थायी तौर पर आप एडिशनल चार्ज दिया है, तो अच्छा काम किया ना, देखेंगे उनका काम की परफॉर्मेंस कैसी है, फिर उनको पक्का करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल DGP को लगाने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हम उनको देख के, उनकी कार्यप्रणाली को देख के फिर रिकमेंड करेंगे, इसमें कौन सी दो है जी। सर, कुछ एक्सक्लूसिव अगर आप हमें बताना चाहें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? मंत्रिमंडल विस्तार हाईकमांड के हाथ में, हाईकमांड उसको मंत्रिमंडल विस्तार को करेगा। और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बस कि आज 3 साल में हमने जनता की सेवा की है, निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलना शुरू हो गया। यही मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।